हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है स्टेट ज्यूरिसडिक्शन का, राज्य अधिकारिता। ये आपका जो अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसका फर्स्ट यूनिट जो है उसमें फिफ्थ जो आपका टॉपिक है 1.5 उसको कवर करेगा पूरा। तो आप वो वाला क्वेश्चन आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टेट ज्यूरिसडिक्शन, क्या समझते हैं आप स्टेट ज्यूरिसडिक्शन से? स्टेट ज्यूरिसडिक्शन या राज्य अधिकारिता का जो संबंध है वो उस टेरिटरी या उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिस पर उसकी कानूनी अधिकारिता होती है। तो सुनिए, ये स्टेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको कैसे समझेंगे? अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत जो राज्य अधिकारिता है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक ऐसी संप्रभुता से जुड़ा हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के कॉन्टेक्स्ट में आप जब बताएंगे कि किसी स्टेट की अधिकारिता क्या होती है, किसी स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, तो आप बताएंगे कि ये एक ऐसी संप्रभुता का मतलब होता है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी से आप क्या समझते हैं कि एक संप्रभुता, एक स्टेट का प्रभुत्व संपन्न होना, एक स्टेट में कैपेबिलिटी होना, क्षमता जिसको सब कह सकते हैं आप, उसकी सॉवरेनिटी या उसकी प्रभुत्व संपन्नता आप आगे समझेंगे। तो सुनिए, इंटरनेशनल लॉ के तहत स्टेट ज्यूरिसडिक्शन एक ऐसी संप्रभुता से जुड़ा है जो राज्यों को, जो स्टेट्स को अपनी टेरिटरी में, अपने क्षेत्र में, अपनी टेरिटरी में व्यक्तियों और घटनाओं पर अधिकार प्रयोग की अनुमति देता है। कि वो स्टेट अपनी टेरिटरी में अपने व्यक्तियों पर, जो सिटीजन हैं उन पर, इवेंट्स पर, घटनाओं पर उसको शक्ति देता है, उन घटनाओं पर या व्यक्तियों पर अधिकार प्रयोग करने की अनुमति देता है। उसको एक केपेबल बना देता है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उन पर और जो घटनाएं, इवेंट्स हैं उन पर अपना अधिकार अधिरोपित करने की शक्ति देता है। तो एक बार और सुनिए। State jurisdiction is a power of a state under international law to govern persons and property by its municipal law. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार और सुनिए। द रूल्स ऑफ स्टेट ज्यूरिसडिक्शन आइडेंटिफाई द, पहले हिंदी में बताती हूँ आपको, कि राज्य अधिकारिता के नियमों में वो कानून आते हैं जो उन व्यक्तियों और उन प्रॉपर्टीज पर, जैसे इंडिया है उसमें जो सिटीजन हैं, इंडियंस जो हैं उन पर और यहाँ की सब वस्तुओं पर और सारे इवेंट्स पर, जो घटनाएं होती हैं उन पर, उन व्यक्तियों और उन प्रॉपर्टीज पर लागू होते हैं। राज्य अधिकारिता के नियम में वो कानून आते हैं जो उन व्यक्तियों और उन प्रॉपर्टीज पर लागू होते हैं जो उस राज्य की सीमा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें वो प्रक्रिया भी आती है, इसमें वो प्रोसीजर भी आता है जिसके द्वारा वे कानून लागू किए जाते हैं। तो आप एक बार अंग्रेजी में सुनिए। द रूल्स ऑफ स्टेट ज्यूरिसडिक्शन आइडेंटिफाई द पर्सन्स and the property within the permissible range of a state's law and its procedures for enforcing that law. उस स्टेट में, जैसे इंडिया है, इस इंडिया में, इंडिया स्टेट जो देश है, इसमें जो कानून लागू किए जाएंगे, उन कानून लागू करने का अधिकार होता है इसमें, और उन कानूनों को किस प्रोसीजर से लागू किया जाएगा, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसका भी अधिकार एक देश को होता है, एक राज्य को होता है। तो उसको स्टेट ज्यूरिसडिक्शन या राज्य अधिकारिता कहते हैं। इसके बाद सुनिए, स्टेट अपनी ज्यूरिसडिक्शन का या अपनी अधिकारिता का प्रयोग सोवरेनिटी के कारण करता है। अगर वो प्रभुत्व संपन्न है तभी वो कर पाएगा। तो इट मीन्स अधिकारिता प्रभुत्व संपन्नता पर डिपेंड है। जो किसी भी स्टेट को अगर अधिकारिता मिलती है, ज्यूरिसडिक्शन मिलता है, तो अगर वो प्रभुत्व संपन्न है या सॉवरन है, सोवरेनिटी के कारण ही उसको ये अधिकारिता या ज्यूरिसडिक्शन मिलता है। बट इट डजेंट मीन कि सॉवरन स्टेट हर सर्कमस्टेंस में अपने ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग कर सकता है। वो कहते हैं कि हर जगह पर, हर टाइम पे, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में वो अपने ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग नहीं कर सकता। वो इस तरीके से अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा। सुनिए, उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कहीं दूसरे स्टेट की जो सॉवरेनिटी या प्रभुत्व संपन्नता है उसको वो हर्ट ना कर दे,
उसका वो हनन ना कर दे। इस तरीके से वो अपनी सॉवरेनिटी का या अपने प्रभुत्व संपन्नता के तहत रहते हुए अपनी अधिकारिता का प्रयोग इस तरीके से करेगा कि किसी दूसरे स्टेट को की सॉवरेनिटी या प्रभुत्व संपन्नता का या उसके ज्यूरिसडिक्शन को वो हर्ट ना कर दे, उसका वो हनन ना कर दे। अब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो हम देखने जा रहे हैं, क्षेत्रीय प्रभुत्व संपन्नता किसे कहेंगे? किसी क्षेत्र पर प्रभुत्व संपन्नता क्या होगी ये सुनिए। इट मीन्स प्रभुत्व संपन्नता को टेरिटोरियल प्रभुत्व संपन्नता, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, इट मीन्स एक स्टेट की सोवरेनिटी एक पर्टिकुलर टेरिटरी पर होती है। इस टेरिटरी पर एक स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि उसमें किसी भी तरीके से कोई दूसरा स्टेट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसको एक्सक्लूसिव राइट का मतलब है आत्यांतिक उसका अधिकार है। आत्यांतिक का मतलब होता है कि उसमें किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो सुनिए, एक पर्टिकुलर टेरिटरी पर एक स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट होता है। स्टेट अपने नागरिकों पर, भले ही वो देश के बाहर हो, अगर कोई किसी देश का नागरिक बाहर भी गया हुआ है, किसी और अब्रॉड किसी और देश में भी गया हुआ है, तो स्टेट अपने नागरिकों पर, भले ही वो देश के बाहर हो, अपराधों के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। अगर उसने कोई अपराध किया है तो उस पर उसकी अधिकारिता रहेगी। टेरिटोरियल मतलब उसकी टेरिटरी का जो सिटीजन है, अगर वो बाहर भी चला जाता है तो भी उसका अधिकार उस व्यक्ति के ऊपर रहेगा। सुनिए, ये कह रहे हैं कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन रेफर्स टू अ लीगल कॉम्पिटेंस ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स टू प्रेस्क्राइब एंड एनफोर्स रूल्स विद रिगार्ड टू पर्सन्स, थिंग्स एंड इवेंट्स। ये कह रहे हैं प्रत्येक राज्य को अपने ऊपर, खुद पूरे राज्य के ऊपर और उसमें स्थित सभी व्यक्तियों तथा वस्तुओं के ऊपर अधिकारिता का अधिकार है। मतलब एक स्टेट को अपने स्टेट के ऊपर, उसमें रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर और उसके पर्सन्स, थिंग्स एंड इवेंट्स पर जो भी घटनाएं वहां होती हैं उस पर अपनी टेरिटरी में जो होता है उसमें अधिकारिता होती है। दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्रीय प्रभुत्व संपन्नता। बट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि एक स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन उसकी भौगोलिक सीमा के बाहर भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे इंडिया है, जैसे हमारा देश है, तो हमारा जो प्रभुत्व संपन्न, हमारी जो सोवरेनिटी है हमारे देश के, हमारी टेरिटरी के अंदर होगी। लेकिन कभी कभी ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं कि हमारी टेरिटरी के बाहर भी हमारा प्रभुत्व होता है। तो सुनिए, ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसका ज्यूरिसडिक्शन उसकी भौगोलिक सीमा के बाहर भी हो सकता है और कभी कभी ऐसी सर्कमस्टेंसेस भी होती हैं, ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि सीमा के अंदर होते हुए भी उस पर अधिकारिता का प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये आप जब मैं बताऊंगी कि किस किस में एक्सेप्शंस हम करेंगे, ये एक्सेप्शंस है आपके। फर्स्ट इसमें आएगा डिप्लोमेटिक एजेंट्स, जिसको आप कहते हैं राजनयिक प्रतिनिधि। आप सुनिए, इसमें ये कह रहे हैं कि रिसीविंग स्टेट्स के सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते हैं, जो राजनयिक प्रतिनिधि होते हैं, वो जो रिसीविंग स्टेट के सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर माने जाते हैं। इस तरीके से इसको समझिए कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं वो जहाँ रहते हैं, जैसे हम सेंडिंग स्टेट है इंडिया का, इंडिया से अगर हम भेज रहे हैं उनको, जैसे अमेरिका में भेज रहे हैं, तो सेंडिंग स्टेट इंडिया हुआ और रिसीविंग स्टेट अमेरिका हुआ। तो जो रिसीविंग स्टेट में जब वो रह रहे होते हैं तो वो वहाँ की सिविल और क्रिमिनल जो वहाँ का ज्यूरिसडिक्शन है उससे बाहर माने जाते हैं, उससे इम्यून माने जाते हैं। उनको वहाँ पर छूट होती है कि उन पर किसी भी तरीके का सिविल और क्रिमिनल, जो अमेरिका का सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं, उन पर लागू नहीं होते हैं। तो इस तरीके से टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के एक्सेप्शंस में आप ये चीज बताएंगे। इसमें एक और सेकंड है आपका फॉरेन एम्बेसीज। जिस तरीके से जो राजनयिक हैं वो इम्यून होते हैं, वैसे ही फॉरेन जो एम्बेसीज होती हैं, जो विदेशी दूतावास होते हैं, वो भी इनसे इम्यून होते हैं, इनसे उनको छूट मिली हुई होती है। तो ये सुनिए, विदेशी दूतावास या फॉरेन एम्बेसीज जो होती हैं, इन एम्बेसीज के अधिकतर मामलों में उस स्टेट का लॉ अप्लाई नहीं होता जहां वे सिचुएटेड हैं। जैसे अगर
अमेरिका में या कहीं भी किसी भी कंट्री में भारतीय दूतावास है, तो उस दूतावास को वहाँ की सिविल और क्रिमिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे इम्यून होंगे, वो उनसे वो उनको छूट या उन्मुक्ति प्राप्त होती है, तो उसको उन्मुक्ति बोलते हैं। वो वहाँ के सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन से उन्मुक्त होते हैं, वो इम्यून होते हैं। ये कह रहे हैं कि उस स्टेट का लॉ उन पर अप्लाई नहीं होता जहाँ की वो सिचुएटेड हैं, जहाँ के वो स्थित हैं, बल्कि एम्बेसी जिस स्टेट की है उस स्टेट का लॉ अप्लाई होगा। जैसे वो इंडियन एम्बेसी अगर अमेरिका में या इंग्लैंड में या कहीं पर भी है, तो उस एम्बेसी पर इंडियन लॉ ही लागू होता है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर वो स्थित है उस टेरिटरी का लॉ वहां पर नहीं लगेगा, नहीं चल अप्लाई होता। जहां की वो है, जैसे इंडियन एम्बेसी है, तो इंडिया का लॉ वहां पर अप्लाई होता है। उसके बाद थर्ड आ जाइए, फॉरेन सॉवरेन्स जो होते हैं, इनको आप कहेंगे विदेशी प्रभुत्व संपन्न जो शासक होते हैं। तो सुनिए, ये भी जो फॉरेन सॉवरेन्स हैं, ये भी राज्य की अधिकारिता से बाहर माने जाते हैं और इन्हें बहुत सारी इम्यूनिटीज मिली हुई होती हैं, बहुत सारी इनको छूट या उन्मुक्तियां मिली हुई होती हैं। इसमें एक केस है स्कूनर एक्सचेंज वर्सेस मैकफेडन का। स्कूनर एक्सचेंज वर्सेस मैकफेडन। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आएगा आपका, जिसमें विदेशी प्रभुत्व संपन्न शासक या फॉरेन सॉवरेन्स में आएगा। इसमें स्कूनर के केस में इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट एवरी सॉवरेन एंजॉय, जो विदेशी प्रभुत्व संपन्न शासक है, एवरी सॉवरेन एंजॉय एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, उसे पूर्ण तथा आत्यांतिक राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त होती है। प्रत्येक प्रभुत्व संपन्न जो शासक होता है उसको प्राप्त होती है। एक सॉवरेन कभी भी दूसरे सॉवरेन के अधीन नहीं हो सकता। अगर एक विदेशी शासक आया हुआ है किसी और देश में, तो वो कभी भी दूसरे सॉवरेन से कभी भी अधीन नहीं माना जाएगा, तो वो इम्यून होता है, उसको बहुत सारी इम्यूनिटीज मिली हुई होती हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर, जो आपका फोर्थ टॉपिक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, अपवाद कर रहे हैं कि कहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं लागू होता। अगर वो टेरिटरी के बीच में भी होता है तो कब लागू नहीं होता है, तो उसके हम अपवाद या एक्सेप्शंस देख रहे हैं। फोर्थ है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंजॉय सर्टेन इम्यूनिटीज and privileges from the jurisdiction of the states in which they are situated। जिस देश में या जिस स्टेट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड होती हैं, स्थित होती हैं, वहाँ पर वहाँ की जो सिविल और अधिकारिता होती है, सिविल और क्रिमिनल अधिकारिता, उससे वो उन्हें बहुत सारी इम्यूनिटीज प्राप्त होती हैं, उन पर वो लागू नहीं होते वहाँ के कानून। तो ये भी इसमें आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज, जिसको आप कहेंगे प्रत्यर्पण संधियां। प्रत्यर्पण का मतलब होता है जब एक व्यक्ति कोई क्राइम कर एक देश से, जैसे इंडियन कोई है और उसने इंडिया में कोई क्राइम किया और वो भागकर विदेश चला गया, किसी और देश में चला गया, तो अगर इंडिया और उस देश में, जैसे किसी भी देश में वो गया, जैसे पाकिस्तान में भाग गया, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज की हुई हैं, एक्स्ट्राडिशन को आप बोलेंगे प्रत्यर्पण संधि अगर की हुई है दोनों देशों के बीच में, तो इंडिया अपने उस क्रिमिनल को पाकिस्तान से या जहां भी वो भागकर चला गया है उससे अपने वापस उसको मांग सकता है, मतलब उसकी डिमांड कर सकता है कि हमारे यहाँ पर ये हमारा जो सिटीजन है कोई क्राइम कर चला गया है, तो आप इसे वापस हमारे प्रति अर्पण कर दीजिए। तो प्रत्यर्पण को अगर आप देखेंगे क्या इसका टर्म का मतलब होता है, दैट इज प्रति अर्पण। प्रति अर्पण मतलब कि हमारे क्रिमिनल को आप हमें वापस हमारे प्रति अर्पण कर दीजिए, हमें वापस भेज दीजिए। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज में क्या है, प्रत्यर्पण संधियां। सुनिए, जो क्रिमिनल्स क्राइम कर विदेश भाग जाते हैं, उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए कंसर्न स्टेट, जिनसे वो जुड़ा हुआ है, जैसे इंडिया का अगर है तो हम कंसर्न स्टेट हुए, तो अगर वो विदेश भाग जाते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए कंसर्न स्टेट वापस मांग सकता है। इस प्रकार स्टेट के बाहर गए हुए व्यक्ति पर भी स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन बना रहता है। वो बाहर भाग गया है, फिर भी हमारा ज्यूरिसडिक्शन, कंसर्न स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन उस पर बना रहता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, सिक्स्थ इज फॉरेन ट्रूप्स।
जिनको आप कहेंगे विदेशी फौजी, जिसको आप कहेंगे फौज को बोलते हैं ट्रूप्स। यदि कोई राज्य विदेशी फौजों को अपने राज्य के भीतर लाने की अनुमति प्रदान करता है तो ऐसा राज्य उक्त विदेशी फौजों पर अधिकारिता नहीं रख सकता। अगर कोई विदेशी फौजों को हमने अपने देश में आने के लिए अनुमति दे दी है, कंसेंट दे दिया है, तब भी वो हमारे देश में रहे होंगी, लेकिन हमारा उन पर कोई अधिकारिता या ज्यूरिसडिक्शन उन पर नहीं होगा। इसके बाद आप आ जाइए 7th जो आपका है, इम्यूनिटी ऑफ वॉरशिप एंड देयर क्रू। युद्ध पोतों एवं उसके नाविकों की उन्मुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत युद्ध पोतों को भी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। वॉरशिप्स को विधिक प्रक्रियाओं, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, लीगल जो प्रोसेस होता है उससे, एग्जीक्यूशन से, निष्पादन से, और ज्यूरिसडिक्शनल मेजर्स जो होते हैं, अधिकारिता संबंधी कार्यवाहियों से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। इनको वॉरशिप और देयर क्रू को, युद्ध पोतों और उसके नाविकों को। ये उन्मुक्तियां किस किस को प्राप्त होती हैं? कमांडर को, क्रू को और वॉरशिप को। कमांडर को तो कमांडर ही आप कहेंगे, क्रू को आप बोलेंगे नाविक जो होते हैं, जो उसको चलाते हैं, नाविकों को, और वॉरशिप, युद्ध पोत जो होते हैं उसको वॉरशिप बोलते हैं। इन तीनों को ये उन्मुक्ति प्राप्त होती है। युद्ध पोतों के कृत्यों के लिए उनका गृह राज्य उत्तरदायी होता है। अगर युद्धपोत कोई भी कृत्य करते हैं, हमारे देश में आकर, हमारी सीमा में आकर अगर कुछ ऐसा गलत करते हैं, तो उसके लिए उन पर कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है उस देश का जहां वो जाते हैं। उस गृह राज्य को उत्तरदायी ठहराया जाता है जहां से वो आते हैं, जिनके वो होते हैं, वो गृह राज्य उसके लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद आपके हैं, ये इसका टाइप है, कितने प्रकार के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कितने तरह का होता है। फर्स्ट इज सिविल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड सेकंड इज क्रिमिनल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिविल ज्यूरिसडिक्शन जो है, सिविल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ये कहते हैं कि एक स्टेट उन सभी व्यक्तियों पर सिविल ज्यूरिसडिक्शन या अधिकारिता का प्रयोग एक्सरसाइज करता है जो कि उसकी टेरिटरी में पाए जाते हैं। तो एक बार सुनिए, द सिविल केसेस ऑफ एलियंस, ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो एलियन बोलते हैं उसको, अन्य देश का हो, किसी और अन्य देश का हो, तो हिंदी में उसको आप बोलेंगे अन्य देशीय और अंग्रेजी में बोलेंगे एलियन। तो सुनिए, सिविल केसेस ऑफ एलियंस में ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय इट इफ दे आर फाउंड विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स टेरिटरी। एक देश के टेरिटरी में, सीमा में अगर कोई अन्य देशीय भी है तो उस पर भी सिविल ज्यूरिसडिक्शन उस देश का होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि बाहर का व्यक्ति है, अब्रॉड से आया हुआ है, कोई एलियन है, तो उस पर, उस देश का जहां वो रह रहा है या आ गया है, उसका ज्यूरिसडिक्शन उस पर नहीं होगा, उस पर भी होगा, भले ही वो एलियन हो। तो सुनिए, अन्य देशीय एक ही समय में दो स्टेट्स की अधिकारिता, दो राज्यों की अधिकारिता के अंतर्गत रहते हैं। एक जहां वो रहते हैं और दूसरा जहां के वो नागरिक हैं। जैसे अगर कोई फॉरेन का जो सिटीजन है अगर यहाँ आ गया है तो वो दो तरीके की अधिकारिता के अंतर्गत रहेगा। एक जहां वो रह रहा है, जैसे इंडिया में अगर वो आया हुआ है, और दूसरा जहां का वो सिटीजन है। पहला स्टेट उस पर टेरिटोरियल सुप्रीमेसी या राज्य क्षेत्रीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के आधार पर उस पर अधिकारिता रखेगा, और दूसरा व्यक्तिगत सर्वोच्चता के सिद्धांत के आधार पर पर्सनल सुप्रीमेसी, उस व्यक्ति पर अधिकारिता का, सुप्रीमेसी के आधार पर अधिकारिता रखेगा। तो वो व्यक्ति जो फॉरेनर है या एलियन है, वो अगर हमारे देश में है तो हमारा भी सिविल ज्यूरिसडिक्शन उस पर अप्लाई होगा। तो दो तरीके की ज्यूरिसडिक्शन में वो रहेगा, उस देश में जहां का वो सिटीजन है और हमारे देश में अगर वो यहाँ आ गया है तो। और फिर आ जाइए आप क्रिमिनल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सेकंड इज दांडिक अधिकारिता। क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड 5 थ्योरीज हैं जो मैं आपको बताऊंगी, 5 प्रिंसिपल्स हैं इससे जुड़े हुए, जो कि क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड 5 ऐसी थ्योरीज हैं, ऐसे 5 सिद्धांत हैं जिन पर स्टेट्स द्वारा क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन का दावा किया जाता है। There are 5 general principles on which the criminal jurisdiction is claimed by the states at present time. आजकल 5 ऐसे सिद्धांत आपको बताती हूँ मैं, आएंगे आपके सिलेबस में, जिनके आधार पर स्टेट क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन का दावा करते हैं। फर्स्ट इज
टेरिटोरियलिटी प्रिंसिपल, जिसको आप कहेंगे राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत। सुनिए, स्टेट उन सभी व्यक्तियों को दंडित कर सकता है जिन्होंने क्राइम उस स्टेट की टेरिटरी में किया है, भले ही वो खुद उसके सिटीजन हो या एलियंस हो। अगर यहाँ का सिटीजन भी कोई क्राइम करता है या फिर कोई एलियन अन्य देशीय भी अगर यहाँ पे कोई क्राइम करेगा, तो स्टेट को उस पर टेरिटोरियलिटी प्रिंसिपल के तहत राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत के आधार पर उस पर उसका अधिकार होगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जो ये वाला आपका प्रिंसिपल है इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव टेरिटोरियल प्रिंसिपल, और सेकंड जो है टेरिटोरियलिटी का जो प्रिंसिपल है उसको भी आगे 2 सब डिवीजन इसके किए हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव और सेकंड इज ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट आपका जो है जिसको आप कहेंगे वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव। फर्स्ट इज व्यक्तिनिष्ठ टेरिटोरियल प्रिंसिपल एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव को आप बोलेंगे व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ, आई थिंक, सॉरी। फर्स्ट इज व्यक्तिनिष्ठ एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव थ्योरी, जिसको आप वस्तुनिष्ठ बोलेंगे, आई थिंक, ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियल थ्योरी। ये कह रहे हैं कि while the subjective territorial principle is that where a state claims jurisdiction in those cases where the crime commenced within its territory but completed outside, अगर कोई क्राइम एक स्टेट में किया गया है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट वो दूसरे देश में जाकर हुआ है, तब उस पर हमारे देश में अगर कोई क्राइम स्टार्ट हुआ है लेकिन वो कंप्लीट दूसरे देश में जाकर हुआ है, तो हमारा उस पर सब्जेक्टिव टेरिटोरियल प्रिंसिपल लागू होगा, उस पर व्यक्तिनिष्ठ जो राज्य क्षेत्रीय प्रिंसिपल लागू होगा। लेकिन दूसरा सुनिए, बट ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल इज दैट वेयर एनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम इज कंप्लीटेड इन इट्स टेरिटरी, अगर उस एक क्राइम का कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व यहाँ पर हुआ है, अगर कुछ भी पार्ट उसका एक स्टेट में हुआ है, तो उसका उस पर ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियल प्रिंसिपल या वस्तुनिष्ठ राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत लागू होगा उन पर। इसके बाद आ जाइए सक्रिय राष्ट्रीयता सिद्धांत, जिसको आप कहेंगे एक्टिव नेशनैलिटी प्रिंसिपल, जिसको आप कहेंगे सक्रिय राष्ट्रीयता का सिद्धांत। इसमें सुनिए, पूर्ण रूप से विदेश में घटने वाली घटनाएं, एंटायरली अब्रॉड, पूरी की पूरी अगर सारी घटना ही विदेश में घटने वाली घटनाओं के संबंध में भी अगर पूरी घटना हमारे देश में नहीं हुई है, पूरी की पूरी बाहर भी हुई है, किसी विदेश में हुई है, तो भी अपने नेशनल्स पर अपने लॉज अप्लाई करने का एक देश को राइट है। अगर हमारे किसी राष्ट्र ने, हमारे किसी सिटीजन ने दूसरे देश में जाकर पूरी तरीके से, मतलब यहाँ पर कोई भी क्राइम का पार्ट भी नहीं हुआ है, पूरा का पूरा क्राइम अगर दूसरे देश में जाकर भी उसने किया है, तो भी इस देश का उस पर पूरा अपना लॉ उस पर अप्लाई करने का इसको राइट है। टेरिटोरियलिटी प्रिंसिपल और नेशनैलिटी प्रिंसिपल, जो फर्स्ट ये वाला प्रिंसिपल टेरिटोरियलिटी प्रिंसिपल और जो सेकंड नेशनैलिटी प्रिंसिपल है, इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट करते हैं। बट ये प्रिंसिपल जो नेशनैलिटी का प्रिंसिपल है, एक्टिव नेशनैलिटी का प्रिंसिपल है, ऐसे स्थानों पर किए गए अपराधों के लिए सूटेबल होता है जिन पर टेरिटोरियलिटी का प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। जैसे अंटार्कटिका पर अगर कोई क्राइम किया जाता है, तो वहाँ पर आपका टेरिटोरियलिटी का प्रिंसिपल, क्षेत्र का प्रिंसिपल, जो क्षेत्रीयता का प्रिंसिपल नहीं लगेगा, वहाँ पर आपका एक्टिव नेशनैलिटी का प्रिंसिपल लागू होगा। इसके आधार पर देश उस पर अपना जो अधिकारिता है वो क्लेम उसका करेगा, दावा उसका करेगा। उसके बाद थर्ड है आपका पैसिव नेशनैलिटी प्रिंसिपल, जिसको आप कहेंगे निष्क्रिय राष्ट्रीयता सिद्धांत। तो सुनिए, इसमें क्या है, एन एलियन मे बी पनिश्ड फॉर द एक्ट्स कमिटेड बाय हिम अब्रॉड इफ सच एक्ट्स कॉज इंजरी टू वन ऑफ इट्स नेशनल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द ऑफेंडर। ये कह रहे हैं कि अन्य देशीय, अगर कोई अन्य देश का व्यक्ति विदेश में अपने किए हुए कार्यों के लिए दंडित किया जा सकता है अगर किसी हमारे नेशनल को उसने हर्ट किया है, हमारे यहाँ के सिटीजन को अगर किसी अन्य देशीय ने विदेश में भी अपने किसी कार्य से उसको हर्ट किया है, उसको परेशान किया है या हर्ट किया है, तो उसे दंडित किया जा सकता है, भले ही वो खुद किसी भी राष्ट्रीयता का हो, भले वो खुद किसी भी नेशनलिटी का हो, किसी भी राष्ट्रीयता का हो, उसे दंडित किया जा सकता है राष्ट्र के द्वारा। उसके बाद आ जाइए, फोर्थ है आपका प्रोटेक्टिव
प्रिंसिपल, संरक्षणात्मक सिद्धांत। ये कह रहे हैं स्टेट अपना ज्यूरिसडिक्शन क्राइम द्वारा इंजर्ड राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्धारित करता है। अगर देश को, किसी देश के हित को किसी प्रकार का हर्ट हुआ है, देश के हित को किसी प्रकार से हर्ट किया गया है, कुछ उसके साथ, देश के हित के साथ कुछ गलत किया गया है, तो स्टेट अपना ज्यूरिसडिक्शन उस क्रिमिनल पर अप्लाई कर सकता है। कई स्टेट विदेशों में कार्य करने वाले एलियंस पर अपना ज्यूरिसडिक्शन क्लेम करते हैं अगर उनके कृत्य स्टेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। अगर हमारे देश की सिक्योरिटी पर कोई खतरा, किसी के देश की सिक्योरिटी पर कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो एलियंस पर अपना ज्यूरिसडिक्शन एक देश क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है। जैसे ऐसे कई क्राइम हो सकते हैं, जैसे राजद्रोह या विदेशी बैंक नोट जैसे कई ऐसे क्राइम होते हैं जिनसे अगर किसी देश को हर्ट किया जा रहा है तो उस पर देश, अगर वो भले ही एलियन है, अन्य देशीय है व्यक्ति, उस पर अपना क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन का दावा कर सकता है। इसके बाद आ जाइए, लास्ट है आपका यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन, जिसको आप कहेंगे सार्वभौमिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो अधिकारिता है वो सभी स्टेट्स को प्राप्त होती है। इस सिद्धांत में स्टेट्स अपराध किए जाने वाले राज्य तथा क्रिमिनल के बीच के संबंध होने के बावजूद, अगर किसी एक स्टेट का या उस क्रिमिनल का एक स्टेट के साथ भी संबंध है, तब भी उसके बावजूद किसी भी अपराधी पर अधिकारिता रखने का ये क्लेम कर सकते हैं। मतलब सभी स्टेट्स को ये यूनिवर्सल अधिकारिता प्राप्त होती है। ये कह रहे हैं यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो स्थान या नेशनैलिटी पर ध्यान नहीं देता, कहाँ का है वो या क्या नेशनैलिटी है उसकी, किस राष्ट्र का है, इस बात पर यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन में ध्यान नहीं दिया जाता। किस पर ध्यान दिया जाता है? क्राइम के नेचर पर ये बेस्ड है। क्राइम किस तरीके का है, किस तरीके का उसका नेचर है, प्रकृति कैसी है, अगर वो गंभीर प्रकार का है तो उस पर यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन होता है। सभी देशों को उस पर अधिकारिता, क्रिमिनल अधिकारिता प्राप्त होती है। The concept of universal jurisdiction is based on the reason that they are offense which affect the interests of all states। ये इस तरीके के अपराध होते हैं जो सारी स्टेट्स को प्रभावित करते हैं। तो they are offense which affects the interests of all states and they therefore are the universal concern and can justly be regarded an attack on the international legal system। ये कह रहे हैं कि ये ऐसे अपराध होते हैं जो इंटरनेशनल लीगल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय विधिक प्रक्रिया पर अटैक होते हैं और इन पर सभी देशों को यूनिवर्सली अपना ज्यूरिसडिक्शन क्लेम करने का अधिकार होता है। ये कह रहे हैं कि रूढ़िजन्य जो विधि थी, जो पहले से आने वाली जो कस्टमरी लॉ जिसको कहते हैं, रूढ़िजन्य विधि के अधीन राज्यों को खुले समुद्र में जलदस्युता पर सार्वभौमिक अधिकारिता का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। अंडर कस्टमरी लॉ जलदस्युता होती है जो सी में, खुले समुद्र में जो अपराध किए जाते हैं उसे पायरेसी या जलदस्युता कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अंडर कस्टमरी लॉ स्टेट्स वर परमिटेड टू एक्सरसाइज यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन ओवर पायरेसी ऑन द हाई सीज। जो जलदस्युता के अपराध होते हैं उस पर, खुले समुद्र में जो अपराध होते हैं उन पर सभी राज्यों को सार्वभौमिक अधिकारिता होती है कि वो अपना उस पर क्लेम, अपना दावा कर सके। पायरेसी के केसेस में ये वेल सेटल्ड या मान्य सिद्धांत है कि यूनिवर्सैलिटी प्रिंसिपल के आधार पर कोई स्टेट अब्रॉड में, विदेश में भी अगर कोई अपराध हो रहा है तो उस पर भी अपना ज्यूरिसडिक्शन या अपना अधिकारिता रख सकता है, अपना क्लेम कर सकता है। चाहे अपराधी की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, भले ही वो किसी भी नेशन का नेटिव हो, किसी भी, उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो सकती है। तो सार्वभौमिक या यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन के प्रिंसिपल या सिद्धांत के संबंध में कई संधियों में प्रावधान किया गया। कई ऐसी संधियां हैं जिनमें यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन मतलब सभी देशों को अधिकारिता दी गई है। ऐसे अपराध होते हैं ये जो सभी देशों को प्रभावित करते हैं। तो कई कैसे अपराध होते हैं मैं आपको कुछ बताती हूँ, जिनमें नशीले पदार्थों का यातायात या जिसको आप ड्रग ट्रैफिकिंग कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय तरीके का अपराध होता है ये, मतलब एक सभी को प्रभावित करने वाला अपराध है। तो इस पर यूनिवर्सल सभी देशों को अधिकारिता होती है। आपराधिक मतलब
क्रिमिनल अधिकारिता होती है। तो फर्स्ट जिसमें आप कहेंगे नशीले पदार्थों का जाता है या ड्रग ट्रैफिकिंग होती है इसमें, और इसमें क्या आता है वायुयान का अपहरण या तोड़फोड़ जिसको आप कहेंगे हाईजैकिंग एंड द सैबोटेज ऑफ एयरक्राफ्ट। उसके बाद आपका रंग भेद जिसमें आप इसको कहेंगे अपार्टाइड में ये यूनिवर्सल आपको मिलती है सभी देशों को अधिकारिता। इसके अलावा राजनयिकों पर आक्रमण अगर होता है, अटैक ऑन डिप्लोमेट, या फिर बंधक बनाना, द टेकिंग ऑफ होस्टेजेस, और यंत्रणा या टॉर्चर इसमें शामिल है। अगर ये इस तरीके का कोई अपराध करता है तो इस पर सभी देशों को अधिकारिता आपराधिक जो क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा वॉर क्राइम्स आर ऑल्सो ट्राइबल बाय द कोर्ट्स ऑफ ऑल स्टेट्स। जो युद्ध अपराध वे अपराध हैं जो सभी राज्यों के न्यायालयों द्वारा विचारणीय होते हैं। तो आपका ये दिस इज ऑल अबाउट राज्य अधिकारिता या स्टेट ज्यूरिसडिक्शन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में आप समझाएंगे कि किसी राज्य को किस तरीके से अपनी अधिकारिता प्राप्त है। उसमें सिविल और आपकी दांडिक अधिकारिता दोनों आएंगी। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।